हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिबिलिटी स्टडी। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का एक फेज़ होता है, उसमें फिजिबिलिटी स्टडी करी जाती है। वो क्या होती है वो हम आज देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था सिस्टम की जो प्लानिंग होती है, मींस व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन, कौन कौन से इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स होती हैं, कैसे वो हेल्पफुल होती हैं आपके एक आइडियल एसआरएस को बनाने के लिए, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके एक कंप्लीट और एक अच्छे एसआरएस के लिए, वो हमने उसमें डिस्कस किए थे। तो जितने भी मेजर पॉइंट्स थे, जो भी की पॉइंट्स थे, वो हमने डिस्कस किए थे। जो एक्टिविटीज़ होती है रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन में, मींस योर रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन, इन्वेस्टिगेशन, ओके, ये सब हमने डिस्कस किए थे। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हमारा है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। तो फिजिबिलिटी स्टडी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारी स्टडीज़ होती हैं फिजिबिलिटी में, लाइक टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक्स फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और शेड्यूल फिजिबिलिटी और लीगल फिजिबिलिटी। तो ये फिजिबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है वो हम आज देखेंगे। तो अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी की बात करें तो सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। So, a feasible study is an evaluation process that examines the technical, economic, operational, and scheduling aspects of a proposed system or a project to determine whether it is feasible to proceed with its development and implementation. जो भी कोई नया प्रपोज सिस्टम आपने दिया है या आप कोई जो सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हो, उसकी स्टडी करना, फिजिबिलिटी स्टडी करना, इसका मतलब उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। फिजिबिलिटी स्टडी किसका इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा, जिसमें आप एग्जामिन करते हो जो भी आप सिस्टम प्रपोज करना चाह रहे हो, जो भी सिस्टम आप डेवलप करना चाह रहे हो, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटीज या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं और शेड्यूलिंग एस्पेक्ट्स क्या हैं। इन सबको एग्जामिन करना जो होता है, जिसके लिए हम जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो हमारी कहलाती है फिजिबिलिटी स्टडी। यानी कि यहाँ पे जो भी आप नया सिस्टम बनाना चाह रहे हो, क्या वो आपके एनवायरनमेंट के लिए या जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो या जो भी अवेलेबल टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज हैं, उनके रिस्पेक्ट में क्या वो सिस्टम फिजिबल है या नहीं, वो स्टडी होती है आपकी फिजिबिलिटी स्टडी। क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस में आपने इंफॉर्मेशन तो गैदर कर ली कि यूजर को ये रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसके पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या उसके प्रेफरेंसेस हैं, उससे आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया जिसके अंदर आपने रिक्वायरमेंट सारी गैदर कर ली। लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स क्या फिजिबल भी हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वो बना रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बना रही है, क्या उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स फिजिबल है डेवलप करना, डिप्लॉय करना, वो स्टडी होती है आपकी फिजिबिलिटी स्टडी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिजिबिलिटी स्टडी को आप कैसे कंसिडर कर सकते हो। इट इज अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजन अबाउट वेदर स्टडी ऑफ सिस्टम शुड बी फीजिबल फॉर डेवलपमेंट और नॉट। मतलब जहाँ पे आप जो सिस्टम की स्टडी कर रहे हो वो फीजिबल है या नहीं, उसके लिए जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है वो होती है आपकी फिजिबिलिटी स्टडी। ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए कि जो भी सिस्टम हम डेवलप करना चाह रहे हैं उसकी जो स्टडी आपने की है वो फीजिबल है या नहीं फॉर द डेवलपमेंट। ओके, तो इन फीजिबिलिटी स्टडी इट आइडेंटिफाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, developing a new system and produce the refined estimates for the further development of the system. Okay, so ये possibilities क्या, अगर आपको कोई existing system है, अगर उसको improve करना है, आपको कोई नया system बनाना है या फिर आपको कुछ refined estimates produce करने हैं जो कि use होंगे आपके further development के लिए, उन सबको identify करते हैं हम इस feasibility study के अंदर। Also it is used to obtain the outline of the problem and decide whether feasible or appropriate solution exists or not. So basically जो आप प्रॉब्लम है, यानी कि जो आप सिस्टम बनाना चाह रहे हो उसकी प्रॉब्लम की आउटलाइन को हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं और फिर हम यहाँ डिसाइड करते हैं कि जो भी आपने प्रॉब्लम की आउटलाइन यहाँ पे मार्क करी है उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास एप्रोप्रिएट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी का वो क्या होता है, टू एक्वायर द प्रॉब्लम स्कोप इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो हियर वी नीड टू, इन अ फिजिबिलिटी स्टडी वी एक्वायर द प्रॉब्लम स्कोप। ठीक है, प्रॉब्लम का स्कोप कितना है, यानी कि वो सॉल्वेबल है भी या नहीं,
ठीक है, इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाइंग द और सॉल्विंग द प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जाता है, यहाँ पे आप बस आइडेंटिफाई करते हो कि जो भी प्रॉब्लम आपने आउटलाइन करी है क्या वो आपके स्कोप में मींस फीजिबल स्कोप में आती है या नहीं। सो आउटपुट जो होता है फीजिबिलिटी स्टडी का वो क्या होता है, इट इज अ फॉर्मल सिस्टम प्रपोजल एक्ट एज अ डिसीजन डॉक्यूमेंट, okay, as a decision document which includes the complete nature and scope of the proposed system। यानी कि जो भी इसका नेचर होगा आपके प्रपोज सिस्टम का, उसका क्या स्कोप होगा, उसके लिए जो आपका एक डिसीजन डॉक्यूमेंट बनता है, वो डॉक्यूमेंट कब बनता है, जब आप फीजिबिलिटी स्टडी कर लेते हो सिस्टम के लिए, उसकी जो भी एनालिसिस है, उसका जो भी एग्जामिन है, जो भी एस्पेक्ट्स है, आइदर टेक्निकल हो, ऑपरेशनल हो, इकोनॉमिकल हो या शेड्यूलेबल हो, इन सब एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करने के बाद जो आपका एक आउटपुट निकलता है, वो आउटपुट क्या होता है, एक डिसीजन डॉक्यूमेंट होता है, जो कि क्या इंक्लूड करता है कि क्या कंप्लीटली नेचर रहेगा आपके प्रपोज सिस्टम का और क्या उस सिस्टम का स्कोप रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फीजिबिलिटी स्टडी। अब अगर हम बात करें कि अब ये फीजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म कैसे होती है, फीजिबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म कैसे होता है, तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके फीजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर। फर्स्ट स्टेप होता है आपका फॉर्म अ प्रोजेक्ट टीम एंड अपॉइंट अ प्रोजेक्ट लीडर। ओके, एक प्रोजेक्ट टीम आप बनाते हो और एक प्रोजेक्ट लीडर उसमें अपॉइंट करते हो। ओके, देन यू विल डेवलप अ सिस्टम फ्लो चार्ट, सिस्टम कैसे वर्क करेगा उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे डेवलप किया जाता है। आफ्टर दैट यू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी ऑफ द करंट सिस्टम एंड सेट द गोल्स, जो भी करंट सिस्टम है उसकी क्या डेफिशिएंसी है वो आइडेंटिफाई की जाती है और उसके अकॉर्डिंगली गोल्स आपके सेट किए जाते हैं। देन इनमरेट द ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, जो भी आपने डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करी उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं वो इनमरेट किए जाते हैं। एक से ज्यादा सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। एंड ऑल्सो क्या इनमरेट किया जाता है, कौन कौन से पोटेंशियल कैंडिडेट सिस्टम्स हैं जो कि उस गोल को मीट कर पाएंगे। जो यहाँ पे आपने गोल आइडेंटिफाई किया है, इस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल कैंडिडेट सिस्टम्स हैं, वो इनमरेट किए जाते हैं। देन डिटरमाइन द फीजिबिलिटी ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, जितने भी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनकी फीजिबिलिटी आइडेंटिफाई की जाती, डिटरमाइन की जाती है किस एस्पेक्ट में, कि टेक्निकल फीजिबिलिटी के एस्पेक्ट्स में, और ऑपरेशनल फीजिबिलिटी और इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी और लीगल फीजिबिलिटी। ठीक है, तो जो भी जितने भी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हमने इनमरेट किए हैं उन सब सोल्यूशंस की फीजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, किन एस्पेक्ट्स में, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल, लीगल एटसेट्रा। आफ्टर दैट जो आपने स्टडी की उसके अकॉर्डिंगली उन सॉल्यूशंस को वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, वेटेज मींस किस एस्पेक्ट में, कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस का वेटेज हर एक सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा। देन रैंक द अदर ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम, और फिर जिसकी भी परफॉर्मेंस सबसे हायर होगी दैट सिस्टम वी विल सेलेक्ट from the alternative solution. Now after that prepare a system proposal of final project directive to management for approval. Now after the selection of the best performance alternative solution, what we will do here in the feasibility analysis, we prepare a system proposal of final project and it directive to the management। ये जो भी आप proposal बनाते हैं ये management के पास जाता है for the approval। So these are the steps involved in your feasibility analysis. Okay, now क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, आप देखो आपने क्या करा, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया इम्प्लीमेंटेशन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑल्टरनेटिव्स को। ओके, अब वो जो आइडेंटिफाई होंगे उसके अंदर हम देखेंगे क्या उसकी इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी है, क्या टेक्निकल फीजिबिलिटी है, क्या रिस्क है उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, एंड क्या उसकी ऑपरेशनल फीजिबिलिटी है। यहाँ पे देखो ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल का है मतलब क्या हुआ कि आपको सारी ही वैल्यूज को, सारे ही जो टर्म्स है उनको कंसिडर करके चलना है। ऐसा नहीं कि टेक्निकल फीजिबिलिटी सही है तो इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है ना कि आपने बहुत हाई फाई रिसोर्सेज यहाँ पे ले लिए, बहुत हाई फाई टूल्स यहाँ पे यूज कर लिए, लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उतना इकोनॉमिकली उन चीजों को बियर नहीं कर सकता, तो उस केस में फिर ये दोनों कंडीशंस अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो चारों बेसिकली एक्टिविटीज हैं इनको कंसीडर एक साथ करके चलना है जब आप किसी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करोगे, और फिर इन चारों को इन एस्पेक्ट्स को सारों को एक साथ कंसीडर करके जो भी आपकी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें से जो भी सबसे बेटर परफॉर्मेंस देगा वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, ये होता है आपका स्टेप्स
विच इज इन्वॉल्व इन योर फीजिबिलिटी एनालिसिस। तो आपकी जो फीजिबिलिटी एनालिसिस के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये तो हमने स्टेप्स देखे कि कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो फीजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होंगे, मेजर हम 5 फीजिबिलिटीज इनको डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी टेक्निकल, इकोनॉमिकल, लीगल फीजिबिलिटी, जहाँ पे आपके जो भी लीगल इश्यूज होंगे या लीगल जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ऑपरेशनल फीजिबिलिटीज एंड शेड्यूलिंग फीजिबिलिटीज। आइए इनको वन बाय वन देखते हैं। अगर हम टेक्निकल फीजिबिलिटी की बात करें तो टेक्निकल फीजिबिलिटी में व्हाट यू विल असेस वेदर द प्रपोज सिस्टम कैन बी डेवलप्ड यूजिंग अवेलेबल टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आपके पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है या जो भी एक्सपर्टीज अवेलेबल है, उनके अकॉर्डिंगली क्या आप उस सिस्टम को प्रपोज कर सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, वो आपका असेस किया जाता है टेक्निकल फीजिबिलिटी के अंदर। सो व्हाट इट इंक्लूड्स, इवैल्यूएटिंग द कंपैटिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस कंसिडरेशन। नेक्स्ट जो फीजिबिलिटी होती है वो होती है आपकी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, हियर वी विल डिटरमाइन वेदर द प्रपोज सिस्टम इज फाइनेंशियली वायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा नहीं है ना कि ऑर्गेनाइजेशन तो लॉस में जा रहा है और आपने वो सिस्टम डेवलप कर दिया, देन दैट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि आप कोई सिस्टम अगर बनाओगे तो वो आप आपकी बेनिफिट के लिए ही बनाओगे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फीजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर चेक किया जाता है, या आप क्या कह सकते हो कि जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, बेनिफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है एंड कंडक्टिंग अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिलेटेड जो चीजें होंगी वो आपकी आ जाएंगी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में। नेक्स्ट आपकी होती है ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। ऑपरेशनल फीजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, इवैल्यूएट वेदर द प्रपोज सिस्टम अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ओके, this point is important. Organizational feasibility, operational feasibility means जो भी सिस्टम प्रपोज किया है क्या वो अलाइन कर रहा है क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ, उसकी प्रोसेसेस के साथ और यूजर नीड के साथ। यहाँ पे आप क्या इंक्लूड करते हो, क्या उसकी यूजेबिलिटी रहेगी, क्या उसका यूजर एक्सेप्टेंस है एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन दी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है उनपे उनका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसकी यूजेबिलिटी कितनी है, जो ऑपरेशंस आपने प्रपोज सिस्टम पे लगाए हैं उसकी यूजर की एक्सेप्टेंस कितनी है, वो ऑपरेशन जो आप यूज कर रहे हो आपकी प्रपोज सिस्टम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, प्रोसेसेस या यूजर रिक्वायरमेंट्स के साथ कितना अलाइन कर रहे हैं, ये सब यूज होता है आपका ऑपरेशनल फीजिबिलिटी के अंदर। इन चीजों की हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट होता है शेड्यूलिंग फीजिबिलिटी। शेड्यूलिंग फीजिबिलिटी में क्या एग्जामिन किया जाता है, टाइम एंड रिसोर्सेस। शेड्यूलिंग फीजिबिलिटी बेसिकली फोकस करती है कि कितना टाइम और क्या रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे आपकी सिस्टम को डेवलप करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी कि जो भी आप सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हो या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, क्या वो स्पेसिफाइड टाइमलाइन और स्पेसिफाइड रिसोर्सेज में कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं, वो स्टडी की जाती है आपकी शेड्यूलिंग फीजिबिलिटी में। सो व्हाट इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट शेड्यूल and identifying the potential risk and constraint. Okay, potential प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्या है, उसके पोटेंशियल रिस्क क्या होंगे और उस पे कंस्ट्रेंट्स क्या अप्लाई होंगे, ये सब यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दैट्स इट फॉर दिस फीजिबिलिटी एनालिसिस। आई होप आपको स्टेप समझ में आए होंगे, कैसे आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालते हो, उन पे कैसे स्टडी की जाती है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली, इकोनॉमिकली, ऑपरेशनली एंड शेड्यूलिंग बेसिस पे, लीगल बेसिस पे। फिर आप उन पे परफॉर्मेंस को वेटेज देते हो जितने भी सॉल्यूशंस हम निकालते हैं, और उन सॉल्यूशंस की बेसिस पे जो भी आपका बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, जिसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी जिस भी सॉल्यूशन की, उस सॉल्यूशन को हम सेलेक्ट करते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में हमारे 5 मेजर टाइप्स होते हैं आपकी फीजिबिलिटी में, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, लीगल, ऑपरेशनल एंड शेड्यूलिंग। टेक्निकल में आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हो कि जो अवेलेबल एग्जिस्टिंग आपकी टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या उनके बेसिस पे वो प्रपोज सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में क्या है, वो फाइनेंशियली वायबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लीगल फीजिबिलिटीज में कि कोई लीगल प्रॉब्लम्स या लीगल ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं बना रहे जो कि आपके अगेंस्ट है आपके लॉज एंड फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली। ऑपरेशनल फीजिबिलिटी में कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है क्या वो अलाइन कर रहा है आपके प्रपोज सिस्टम के साथ। और शेड्यूलिंग फीजिबिलिटी में आप फोकस करते हो क्या टाइम और रिसोर्सेज जो आपने एलोकेट किए हैं उस विद इन अ टाइम और रिसोर्सेज के साथ क्या आपका प्रपोज सिस्टम डेवलप या इंप्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं।
So this is all about your feasibility study. I hope ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज थोड़ा सा है तो थियोरेटिकल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप मार्क्स इजीली ले सकते हो. बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, समझने में प्रॉब्लम नहीं आता, बट कई बार होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप कौन से ऑप्शन को सही लगाओ, करेक्ट करो. तो ये थोड़ा सा इशू आ जाता है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सब्जेक्ट को समझना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस जो टर्म्स हैं वो क्लैरिफाई होनी चाहिए आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं यहाँ कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको वो इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है वो यहाँ पे मेंशन कर सकूँ, जिससे कि आप डिफरेंशिएट कर सके टर्म्स के बीच में. सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.